Hello friends, welcome to current affair videos from Topper's Note. Today, that is 11th of June 2022, I will be covering the following articles. The first article is Presidential Poll scheduled for July 18. Second article is Tying the Knot, a way to untangle even grievous cases. फर्स्ट में कवर होगा कि प्रेसिडेंशियल पोल्स के क्या क्या इंपॉर्टेंस है, किस तरह से कंडक्ट होता है, कौन वोट करता है और वोट का वेटेज क्या होता है और कौन उसको पूरा मॉनिटर करता है। सेकेंड, टाइंग द नॉट अ वे टू अनटेंगल इवन ग्रीवियस केसेस, इसके बारे में। थर्ड, स्पेशल मीटिंग ऑफ आशियान फॉरेन मिनिस्टर्स टू बी हेल्ड इन इंडिया। पहली बार एक स्पेशल फॉरेन मिनिस्टर्स की मीटिंग हो रही है आशियान की इंडिया में, उसका इम्पोर्टेंस, ये क्या सिग्नल करता है जियो पॉलिटिक्स को लेके। फोर्थ, अ न्यू हाई, थाईलैंड बिकम्स द फर्स्ट इन एशिया टू मेक मैरिजुआना लीगल। सो थाईलैंड ने क्या सोच के किया है और इसके अलावा किन किन लोगों ने मैरिजुआना को लीगल किया है, उसके मेडिसिनल यूज़ क्या है और क्या इसका फ्यूचर है। फिफ्थ, राइनो री इंट्रोडक्शन आ हिट इन असम रिजर्व्स। जो राइनोसोरस होते हैं उनके री इंट्रोडक्शन का जो असम में रहा है वो काफ़ी ठीक रहा है। एंड इसके अलावा क्या सर्कमस्टांसेस रहे, राइनोज को क्या फेस करना पड़ा है, कौन से राइनोज की क्या क्या कैटेगरी जो अवेलेबल है और उनका एरिया। नेशनल पार्क्स एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज। सिक्स्थ, 60 एलिफेंट्स डाइड इन कर्नाटका इन 2021। ये एक मेजर सेटबैक है, क्यों डेथ हो रही है उनकी और क्या रीजंस हैं, वो सब कवर होगा सिक्स्थ आर्टिकल में। सो लेट्स स्टार्ट विद द वेरी फर्स्ट आर्टिकल। सो प्रेसिडेंशियल पोल्स शेड्यूल फॉर जुलाई 18। न्यूज़ में क्या है, इलेक्शन कमीशन ने अनाउंस किया है प्रेसिडेंशियल इलेक्शन को जो जुलाई 18 को होंगी। रामनाथ कोविंद जो करंट प्रेसिडेंट है उनका टेन्योर जुलाई 24 को ख़त्म हो रहा है, तो बिफोर हिज टेन्योर एंड Election Commission of India will conduct another election to elect a president elect. इसमें इलेक्टोरल कॉलेज होता है जिसमें 4,809 मेंबर होंगे, जिनमें से 233 राज्यसभा के मेंबर होंगे एंड 543 लोकसभा के मेंबर होंगे। जिनकी लोकसभा के कंप्लीट मेंबर है, राज्यसभा के अभी फिल होना बाकी है। कल और आज कुछ इलेक्शंस हुए हैं जिनके बाद शायद राज्यसभा के मेंबर्स इंक्रीज़ हो जाएंगे। एंड 4,333 MLAs होंगे जो स्टेट असेंबलीज़ के हैं, यूनियन टेरिटरीज़ के, दिल्ली एंड पौंडीचेरी। जम्मू कश्मीर की स्टेट असेंबलीज अभी क्योंकि एग्जिस्ट नहीं करती है तो उसके कोई MLAs है भी नहीं है, और जो आर्टिकल 54 है वो भी स्टेट नहीं करता है कि जम्मू कश्मीर की UT के जो MLAs हैं वो पार्टिसिपेट करेंगे या नहीं करेंगे। तो मोस्ट प्रोबेबली जब जम्मू कश्मीर फिर से स्टेट बन जाएगा तभी वो प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में पार्टिसिपेट कर पाएगा। और ये सेकेंड टाइम है जब जम्मू कश्मीर पार्टिसिपेट नहीं करेगा इन द इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट। जो टोटल वैल्यू होगी वोट्स की वो अराउंड 10,86,431 होगी, जिनमें से 5,43,200 MPs के लिए होंगी, जिनमें 700 वोट्स ईच कैंडिडेट के लिए होगी एंड 5,43,231 MLAs बेस्ड होगी जो 1971 के सेंसस के हिसाब से कैलकुलेट की गई है। और ये जो इलेक्शन है पहला इलेक्शन है जब से जम्मू कश्मीर बाइफरकेट हुआ है उसके बाद से, इसलिए जो जम्मू कश्मीर के MLAs है वो पार्टिसिपेट भी नहीं करेंगे इलेक्टोरल कॉलेज में, क्योंकि आर्टिकल 54 यही बताता है कि UT ऑफ दिल्ली, पुडुचेरी, ऑल स्टेट्स विल पार्टिसिपेट इन इलेक्टोरल कॉलेज ऑफ प्रेसिडेंशियल इलेक्शन। During the previous presidential poll in 2017, the 87 MLAs of the state of Jammu Kashmir had 72 votes each, taking the total value of their vote to 6,264 out of total vote of 10,98,903 votes. हर एक कैंडिडेट को रिक्वायर है कि 50 मेंबर्स ऑफ इलेक्टोरल कॉलेज टू प्रपोज देयर नेम, यानी कि हर एक कैंडिडेट को कम से कम 50 ऐसे मेंबर्स चाहिए जो उसके नाम को प्रपोज करे एंड 50 उस नाम को सेकंड करे, यानी कि टोटल 100 मेंबर्स आर रिक्वायर्ड। इलेक्टर्स वुड कास्ट देयर बैलेट यूजिंग द पेन, जो इलेक्शन कमीशन ही प्रोवाइड करता है। इलेक्शन कमीशन के अलावा कोई और अगर पेन प्रोवाइड करता है तो उसके बेसिस पे वो कंसिडर नहीं किया जाता, वोट इनवैलिड डिक्लेयर हो जाता है। Electors would cast their vote using the pen provided by the Election Commission as has been the norm. अब अगर देखें तो कौन इलेक्ट करता है प्रेसिडेंट को, जो मेंबर है लोकसभा राज्यसभा के, मेंबर है लेजिस्लेटिव असेंबली के, नॉमिनेटेड मेंबर दोनों के ही नहीं करते हैं। ऑल्दो अब लोकसभा में कोई भी नॉमिनेटेड मेंबर नहीं होता है, राज्यसभा के जो नॉमिनेटेड मेंबर होते हैं वो भी पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। स्टेट असेंबलीज़ के अंदर भी जो नॉमिनेटेड मेंबर्स होते हैं वो भी इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट में पार्टिसिपेट नहीं करते।
लेजिस्लेचर जो एनसीटी दिल्ली है और पुडुचेरी है, सिर्फ यही पार्टिसिपेट करती हैं। जो वोटिंग पैटर्न होता है वो सीक्रेट पेपर बैलेट सिस्टम होता है। और 2017 में इलेक्शन कमीशन ने डिक्लेयर किया था कि जो ग्रीन बैलेट पे कलर होगा पेपर का वो एमपीज़ के लिए होगा, और पिंक होगा वो एमएलएस के लिए होगा। सो अगर प्रीलिम्स के हिसाब से देखें तो प्रेसिडेंशियल इलेक्शन एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इसमें वोट के लेके किस तरह से वोट होता है, कौन से टाइप का वोटिंग सिस्टम होता है, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन टाइप से जो इलेक्शन कमीशन कंडक्ट कराती है वो पूरा कवर करना है, कौन से आर्टिकल से, और बाकी के रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन। और प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया क्या होते हैं, उनकी पोजीशन क्या है, पावर क्या है और ड्यूटीज़ क्या है, जुडिशियल पावर क्या है, एग्जीक्यूटिव पावर क्या है, लेजिस्लेटिव पावर क्या है, ये सब कवर होगा इसमें। So this news is about is tying the knot away to untangle even the grievous cases. न्यूज़ में क्या रहा, रिसेंट में देखा गया कि ऐसे 2 केसेस आए सुप्रीम कोर्ट में जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन लिया जिसमें डोमेस्टिक स्टेबिलिटी को अबव किया गया पनिशमेंट के, जो एक कन्विक्टेड मैन की होनी चाहिए थी। केसेस क्या हैं, सुप्रीम कोर्ट ने रेज किया क्वेश्चन वेदर अ कन्विक्टेड मैन कैन स्पेयर हिमसेल्फ ईयर्स ऑफ जेल टाइम बाय डूइंग मैरिज विद हिज विक्टिम और अ मेंबर ऑफ विक्टिम्स फैमिली। ऐसे 2 केसेस सामने आए जिसमें सुप्रीम कोर्ट को ये डिसाइड करना पड़ा कि क्या जो कन्विक्शन है उसको सेट असाइड किया जा सकता है अगर जो पनिशमेंट के लिए आया हुआ है, जो कि विक्टिम की पार्टी के साथ या विक्टिम के मेंबर के साथ या विक्टिम के साथ सिर्फ शादी कर ले, इस वजह से उसको सेट असाइड किया जा सके, उसका जो कन्विक्शन है उसको सेट असाइड किया जा सके। सो ऐसा कोई अक्यूज्ड हो सकता है जिसका ये इस कंडीशन के ऊपर रिलीज़ किया जा सके। सो फर्स्ट केस में इन जून जिसमें कोर्ट ने अपने एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर यूज़ किया अंडर आर्टिकल 142, जो कि वो यूजुअली करता नहीं है कोर्ट, बट फिर भी सुप्रीम कोर्ट ने 142 को यूज़ किया और रिलीज़ किया एक आदमी को जो कन्विक्टेड था अटेम्प्ट टू मर्डर। अटेम्प्ट टू मर्डर के केस से भी उसको रिलीज़ कर दिया। क्यों? क्योंकि उसने शादी करने के लिए हाँ कह दिया विक्टिम की सिस्टर के साथ, जबकि केस पेंडिंग था मद्रास हाई कोर्ट में। लेकिन जो पार्टीज़ थे दोनों ही पार्टी कोर्ट में गए और उन्होंने बोला कि दे वांट टू ब्रिंग पीस एंड वांट टू लिव कॉर्डियली, और उसके लिए वो चाहते थे कि जो कन्विक्शन उसको साइड में कर दिया जाए। सुप्रीम कोर्ट ने 142 को यूज़ करके जो कन्विक्शन था उसको साइड में करके सिर्फ इस बेसिस पे कि जो अक्यूज़ड है उसने शादी के लिए हाँ कर दिया विक्टिम की सिस्टर के साथ, मर्डर का भी केस असाइड हो गया। सेकंड केस आया वो भी तमिलनाडु से ही आया। इसमें एक जो आदमी था उसने पोस्को एक्ट के तहत उसकी गिरफ्तारी थी और उसने रेप किया था अपनी माइनर नीज़ के साथ, लेकिन ही लेटर मैरिड हर। उसने अपनी नीज़ के साथ शादी की, जिसके बाद जो कोर्ट था, टॉप कोर्ट था, उसने डोमेस्टिक स्टेबिलिटी को ऊपर रखते हुए पनिशमेंट को साइड कर दिया और जो कन्विक्टेड मैन था उसका जो पनिशमेंट था उसको असाइड या रिमूव कर दिया और मैन को रिलीज़ कर दिया। लास्ट ईयर मीडिया में भी रिपोर्ट आया था कि जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है एस ए बोबडे, उन्होंने लॉयर से पूछा है कि एक रेप एक्यूज्ड के केस में कि पता करके बताओ कि वो जो क्लाइंट है उनका वो विलिंग है मैरी शादी करने के लिए जो विक्टिम उसके साथ। सो बेसिकली उनको एक ऑप्शन दिया था, या तो वो शादी कर ले जिसका रेप उसने किया उसके साथ, या फिर वो जेल जाए। सो इट इज़ अ वेरी सीरियस क्वेश्चन टू बी टेकन केयर ऑफ। और इसमें कंसर्न्स भी आते हैं। नेशनल कमीशन ऑफ वुमेन ने रिपोर्ट किया कि 30% राइज हुआ है इन क्राइम अगेंस्ट वुमेन इन 2022 के फिगर के हिसाब से, और आधे से ज़्यादा उनमें लाइफ एंड डिग्निटी को रिलेट करते हैं। सो जो वुमेन है वो खुद को सोसाइटी के अंदर प्रेजेंट डे में अच्छे से मेंटेन नहीं कर पा रही, विच इज़ एन एक्सक्लूसिवली मेस्कुलाइन सोसाइटी। इस तरह से डिसीजन लेना इज़ बेसिकली शोइंग अ मेस्कुलाइन सोसाइटी with laws framed by the men and with a judicial system that judges feminine conduct from a masculine point of view। अब अगर masculine point of view से आप देखोगे तो by default है कि इस तरह की questions और इस तरह की judgments आएंगे, which is definitely is like tying the knot away to untangle even the grievous cases। So this should not have happened, although these are the things that came across in the news।
using Article 142 and setting aside even the POSCO Act. So दो इम्पोर्टेंट है प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से, आर्टिकल 142 पोस्को एक्ट और जो करंट ट्रेंड है वो कि किस तरह से कन्विक्शन सेट असाइड किया जा सकता है जस्ट बाय मैरिंग इवन आफ्टर डूइंग ग्रेव क्राइम. This is about special meeting of ASEAN foreign ministers to be held in India. India will for the first time host the ASEAN India foreign ministers meeting next week in Delhi, जो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स कंडक्ट करेगी. इस मीटिंग के बारे में देखें तो जो स्पेशल इंडिया आसियान फॉरेन मिनिस्टर्स की मीटिंग होगी या फिर साइफिम विल बी अटेंडेड बाय ऑल द फॉरेन मिनिस्टर्स फ्रॉम द आसियान कंट्रीज एंड ऑल्सो द ग्रुप का जो जनरल सेक्रेटरी होता है या सेक्रेटरी जनरल होता है वो भी इसमें पार्टिसिपेट करेगा. लेकिन अभी तक ये क्लैरिफाई नहीं किया है कि म्यांमार का फॉरेन मिनिस्टर इसमें पार्टिसिपेट करेगा या नहीं, क्योंकि अब तक म्यांमार को बॉयकॉट किया गया है. ऑल्दो मोस्ट प्रोबेबली उसको पार्टिसिपेट करने के लिए अलाउ नहीं किया जाएगा. अभी तक का जो स्टैंड मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स कर रहा है बाकी के ऐसे इश्यूज़ में. इन अ स्टेटमेंट द मिनिस्ट्री सेड दैट एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री मिनिस्टर्स एंड हिज काउंटर पार्ट्स ऑफ सिंगापुर विल को चेयर द मीटिंग, क्योंकि सिंगापुर इज़ इंडियाज़ कंट्री कोऑर्डिनेटर. जो भी आसियान के बाहर की कंट्रीज़ होती है उनके साथ एक कंट्री कोऑर्डिनेटर होता है और इंडिया का सिंगापुर कंट्री कोऑर्डिनेटर है. जो ईयर 2022 है वो डेजिग्नेट किया गया है एज आसियान इंडिया फ्रेंडशिप ईयर. सो जो आसियान इंडिया के रिलेशन है वो 1995 के आसपास शुरू हुए थे जब इंडिया बना था फुल डायलॉग पार्टनर. 1996 में इंडिया ने पार्टिसिपेट किया इन आसियान रीजनल फोरम ARF. 2002 में पहला इंडिया आसियान समिट हुआ और 2003 में इंडिया ने असीड किया टू ट्रीटी ऑफ एमिटी एंड कोऑपरेशन. एक इम्पोर्टेंट ट्रीटी थी, ट्रीटी ऑफ एमिटी एंड कोऑपरेशन, जिसके साथ आसियान इंडिया फ्रेमवर्क एग्रीमेंट ऑन कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक कोऑपरेशन साइन किया गया था और बेसिस रखा था इंडिया आसियान फ्री ट्रेड एग्रीमेंट का 2003 में. 2005 में इंडिया ने ज्वाइन किया ईस्ट एशिया समिट को और 2010 में आसियान इंडिया ट्रेड इन गुड्स एंड गुड्स एग्रीमेंट फोर्स में आ गया था. 2012 में आसियान एंड इंडिया ने अपग्रेड कर लिए अपने रिलेशन स्ट्रेटजिक पार्टनरशिप के लेवल पे, जो कि एक इम्पोर्टेंट माइलस्टोन था 2012 में जब इंडिया और आसियान स्ट्रेटजिक पार्टनर बन गए. ये एक इम्पोर्टेंट टर्म है इंटरनेशनल अफेयर्स में. 2014 में इंडिया ने अपॉइंट किया अपना पहला इंडियन एम्बेसडर टू आसियान सेक्रेटेरिएट, यानी कि ना सिर्फ इंडिविजुअल कंट्रीज़ में इंडिया के एम्बेसडर्स होंगे बट आसियान एज अ होल का भी के साथ भी डील करने के लिए इंडिया का एक सेपरेट एम्बेसडर होगा. 2015 में इंडिया आसियान ने ट्रेड इन सर्विसेज एग्रीमेंट एंड आसियान इंडिया इन्वेस्टमेंट एग्रीमेंट फोर्स में लेके आ गए, यानी कि एग्री करके साइन करके फोर्स में भी आ गया 2015 में. एंड 2018 में इंडिया आसियान कॉमेमोरेटिव समिट हुआ न्यू दिल्ली में टू सेलिब्रेट 25 ईयर्स ऑफ आसियान एंड इंडिया रिलेशंस, जो चीफ गेस्ट भी बने थे रिपब्लिक डे परेड के. सो प्रीलिम्स टेक अवे के हिसाब से देखिए कि आसियान क्या है और इंडिया आसियान फ्रेंडशिप ओवरऑल कैसे डेवलप हुई है ओवर द टाइम, कौन कौन से मेजर पार्टनर्स हैं, आसियान के लोकेशन बेस्ड क्वेश्चंस, इम्पोर्टेंट ट्रीटीज़ और इंडिविजुअल बायलैटरल कोऑपरेशन कितनी है कैसी है और कौन कौन से ऐसे मेजर प्रोजेक्ट्स है, चाहे वो कलादान मल्टी मॉडल प्रोजेक्ट हो, मिकोंग गंगा प्रोजेक्ट हो, इस तरह के बाकी के कोऑपरेशन एग्रीमेंट्स और चीज़ें कवर करनी है. In a new high, Thailand becomes the first in Asia to make marijuana legal. Thailand made it legal to cultivate and possess marijuana, जो कि एक ड्रीम कम ट्रू है फॉर एन एजिंग जनरेशन जो पॉट स्मोकर्स है. एंड यस, वाई इट इज़ लीगलाइज्ड इन थाईलैंड, मेडिकल यूज़ के लिए, बेसिकली जो मेडिकल बेनिफिट है marijuana के उसके यूज़ के लिए इसको लीगलाइज किया गया. एक वेल डेवलप्ड मेडिकल टूरिज़म इंडस्ट्री है जो एशिया के अंदर काफ़ी डेवलप्ड है और इसका थाईलैंड का जो ट्रॉपिकल क्लाइमेट है वो आइडियल है ऐसे एनवायरनमेंट जो कि जहाँ पे ग्रो किया जा सकता है कैनबिस को. प्रेफर्स टू बिल्ड एन अवेयरनेस दैट वुड बी बेटर देन पेट्रोलिंग टू चेक ऑन पीपल एंड यूजिंग द लॉ टू पनिश दैम. एटलीस्ट 4,000 people imprisoned for offences related to cannabis will be released after this law. Economic benefits are at the heart of the marijuana reforms projected to boost everything from national income to small farmers livelihood, क्योंकि कल्टिवेशन लीगल हो जाएगा तो बाय डिफॉल्ट स्मॉल फार्मर्स की लाइवलीहुड भी बूस्ट होगी फॉर द थाईलैंड.
अब यूजेस और गाइडलाइंस इसमें क्या रिलीज़ किए हैं, द कंट्री की पब्लिक हेल्थ मिनिस्ट्री टू डिस्ट्रीब्यूट 1 मिलियन मैरिजुआना सीडलिंग्स हैज़ एडेड टू द इम्प्रेशन दैट मैरिज थाईलैंड इज़ टर्निंग इनटू अ वीड वंडरलैंड। यानी कि कंट्री के हेल्थ मिनिस्टर खुद डिस्ट्रीब्यूट करेंगे 1 मिलियन मैरिजुआना के सीडलिंग्स। नो एफर्ट टू प्लेस व्हाट पीपल कैन ग्रो एंड स्मोक एट होम असाइड फ्रॉम रजिस्टरिंग टू डू सो एंड डिक्लेयरिंग इट फॉर द मेडिकल पर्पस। यानी कि बस डिक्लेयर कर दो कि वो मेडिकल पर्पस के हो तो कोई भी उसमें भी इशू नहीं होगा। एंड फॉर मेडिकल यूज़ ओनली, warning those eager to light up for fun that smoking in public could still be considered to be a nuisance, subject to a potential 3-month sentence and 25,000 Thai baht, जो कि $780 के आसपास का फ़ाइन होता है। बेसिकली सिर्फ इतना है कि आप पब्लिक में इसको यूज़ नहीं कर सकते। जो एक्सट्रैक्टेड कंटेंट है सच एज ऑयल रिमेन्स इलीगल इफ़ इट कंटेन्स मोर देन 0.2% ऑफ टेट्रा हाइड्रोकैनाबिनोल। अगर टेट्रा हाइड्रोकैनाबिनोल का 0.2% से ज़्यादा कंसनट्रेटेड कहीं पे भी अवेलेबल है ऑयल, तो दैट विल बी कंसिडर एज इलीगल, क्योंकि ये केमिकल बेसिकली लोगों को काफ़ी हाई कर सकता है। द स्टेटस ऑफ मैरिजुआना इज स्टिल इन कंसिडरेबल लीगल लिम्बो बिकॉज वाइल इट इज़ नो लॉन्गर ट्रीटेड एज अ डेंजरस ड्रग, थाई लॉ मेकर्स हैव येट टू पास लेजिस्लेशन टू रेगुलेट इट्स ट्रेड। उन्होंने इसको बस इलीगल कैटेगरी से बाहर कर दिया है, डीक्रिमिनलाइज कर दिया है, लेकिन लीगली ट्रेड उसका कैसे होगा उसका लेजिस्लेशन नहीं हुआ है। तो थाईलैंड हैज़ बिकम द फर्स्ट एशियन नेशन टू डीक्रिमिनलाइज मैरिजुआना कैनाबिस एंड बट इट इज़ नॉट फॉलोइंग द एग्जांपल ऑफ यूरुग्वे या कनाडा, जो ऐसी कंट्रीज़ थी जिन्होंने इसको लीगलाइज कर लिया है इवन फॉर रिक्रिएशनल यूजेस, यानी कि लोग खुशी के लिए अपनी के इसको नेशनल बेसिस पे यूज़ कर सकते हैं यूरुग्वे और कनाडा के अंदर विद नो रिस्ट्रिक्शन एट ऑल। इसके अलावा कुछ डिस्प्यूटेड ड्रग्स के हिसाब से देखा जाए तो कुछ मेडिसिनल यूजेस भी और कुछ इंडस्ट्रियल यूजेस है कैनबिस के। पहला है कि ये एपेटाइट स्टिमुलेट करता है इन पीपल विद HIV एड्स इन्फेक्शन। दूसरा है इफेक्टिव मेडिसिन है इन केस ऑफ क्रॉनिक पेन। तीसरा है इफेक्टिव इन रिड्यूसिंग न्यूरोपैथिक पेन, जो न्यूरोपैथिक पेन है उसको भी इफेक्टिवली रिड्यूस कर सकता है। क्रॉनिक पेन को ये इफेक्टिवली ट्रीट कर पा रहा है। और रिड्यूस कैंसर ग्रोथ और माइग्रेशन ऑफ कैंसर सेल्स इन द बॉडी। देयर आर सम मेडिसिनल यूजेस जो प्रीलिम्स पूछ सकता है। इंडस्ट्रियल यूजेस में जो इसका हैम्प होता है वो यूज़ होता है टू इन द प्रोडक्शन ऑफ फाइबर बोर्ड्स एंड फर्नीचर। हैम्प के फाइबर्स यूज़ होते हैं फैब्रिक्स एंड टेक्सटाइल्स में भी। हैम्प के सीड एंड ऑयल केक्स को यूज़ किया जा सकता है इन अ रेंज ऑफ फूड एंड बेवरेजेस। और जो हर्ट्स होते हैं, जो पार्ट ऑफ हैम्प होते हैं, उनको यूज़ किया जाता है इन एनिमल बैडिंग, मटेरियल इनपुट्स, पेपर मेकिंग, ऑयल एब्जॉर्बेंट्स एंड इथेनॉल। इन सब में भी इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। अब इसमें कंसर्न्स क्या है कि जो बेनिफिट्स हैं वो डिस्ट्रीब्यूटेड इक्विटेबली होगा या नहीं होगा। सबसे बड़ा जो जॉइंट कोऑपरेशन है कुड बी अनफेयरली सर्व्ड बाय प्रपोज्ड रेगुलेशन इन्वॉल्विंग कॉम्प्लिकेटेड लाइसेंसिंग प्रोसेस एंड एक्सपेंसिव फीस फॉर कमर्शियल यूज़ दैट वुड हैंडीकैप स्मॉल प्रोड्यूसर्स। सो बड़े कॉपरेशन से इसका पूरा फ़ायदा लेके चले जाए। फॉर एग्जाम्पल अल्कोहल बिजनेस इन थाईलैंड ओनली लार्ज स्केल प्रोड्यूसर्स आर अलाउड टू मोनोपोलाइज द मार्केट, जो पूरा अल्कोहल का बिजनेस है। अ सिमिलर थिंग कैन हैपन टू द कैनबिस इंडस्ट्री। बट स्मॉल ऑपरेटर्स भी बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है टू मूव इन टू द मैरिजुआना सेक्टर किसी भी हालात में। सो प्रीलिम्स में कैसे आते हैं, थाई लोकेशन बेस्ड क्वेश्चन, मैरिजुआना कहाँ कहाँ लीगलाइज हो चुके हैं उसके, और मैरिजुआना के यूजेस इंडस्ट्रियल एंड मेडिकल, इन पे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। राइनो री इंट्रोडक्शन अ हिट इन असम रिजर्व्स। मानस नेशनल पार्क के अंदर राइनोज़ को ज़रूरत है कि उनको ट्रांसलोकेशन सपोर्ट मिले, जो कि 14th असम राइनो एस्टिमेशन सेंसस के हिसाब से पता लगा है। अगर इस पिक्चर को देखें तो ग्रेटर वन हॉर्न्ड राइनो हिस्टोरिक और प्रेजेंट डिस्ट्रीब्यूशन देखें तो हिस्टोरिकली राइनोज वर प्रेजेंट फ्रॉम अक्रॉस दिल्ली एरिया, पंजाब, हिमाचल, जम्मू कश्मीर टू पाकिस्तान का जो पंजाब स्टेट है वहाँ से लेके इवन अप टू अरुणाचल प्रदेश। इट वॉज वाइडली अवेलेबल। लेकिन अब जो डार्क ब्लैक कलर का एरिया है इट इज़ वेरी मच लिमिटेड टू वेरी स्मॉल नेशनल पार्क्स। अगर की हाइलाइट्स देखें तो सेंसस की, द वन
horned rhino of western Assam के मानस नेशनल पार्क में bordering Bhutan are expected to have a life higher expectancy and significant growth in their population. But the 500 square kilometer का park does not have a wider representation of calves and subadults to sustain the population structure unless conservation translocations are done. यानी कि इतने छोटे से पार्क में उसके जो काल्व्स और बाकी अडल्ट सब अडल्ट जो होते हैं उनका रिप्रेजेंटेशन अच्छे से नहीं है, सो शायद वो बहुत ज़्यादा ग्रो ना कर पाए, इसलिए उनका ट्रांसलोकेशन ज़रूरी है टू न्यूअर एरियाज़ एंड बिगर एरियाज़. मानस रिवर के साथ जो बहता है बना हुआ है वो एक यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है, एक टाइगर रिजर्व भी है एंड अबाउट 100 रेजिडेंट राइनोज भी हैं जो 1990 से वहाँ पे काउंट किए गए. बट अ प्रोलॉन्ग्ड एथनो पॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट जो उस एरिया में शुरू से रहा है नॉर्थ ईस्ट में, उसकी वजह से हैवी किलिंग हुई है राइनोज की, जो कि एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप ट्रेड करते थे हॉर्न ऑफ राइनोज ताकि वो वेपन्स खरीद सकें. सो इनके नंबर इस वजह से काफ़ी कम हुए हैं. एक राइनो रीइंट्रोडक्शन प्रोग्राम शुरू किया 2006 में और अंडर इंडिया राइनो विजन 2020 उसको फिर से इम्प्लीमेंट करने की कोशिश भी हुई. Translocation of rhinos from Kaziranga National Park and Povitra Wildlife Sanctuary besides orphans hand reared at the Center for Wildlife Rehabilitation and Conservation at Kaziranga. ये orphans को भी और बाकी इनको ट्रांसलोकेशन की भी कोशिश की गई थी इस प्रोग्राम में. जो करंट राइनो पॉपुलेशन इन द पार्क इज एस्टिमेटेड एट 40 आफ्टर द सेंसस ऑफ अप्रैल 1 and 2. सेफ्टी ऑफ राइनोज. द काजीरंगा नेशनल पार्क जो अथॉरिटीज़ है काजीरंगा नेशनल पार्क की, उन्होंने रिस्ट्रिक्ट कर दिया द स्पीड ऑफ व्हीकल ऑन द हाईवे एडजॉइनिंग द पार्क टू 40 km/h ताकि एटलीस्ट एक्सीडेंटल डेथ ना हो. जो एनुअल स्टेप लिए जाते हैं टू प्रिवेंट व्हीकल फ्रॉम हिटिंग द एनिमल्स. 6 सेंसर बेस्ड कैमरा भी लगाए गए हैं विद एन ऑटोमेटिक नंबर प्लेट रिकॉग्नाइजिंग सिस्टम ताकि स्पीड ऑफ व्हीकल्स कैन बी मेजर्ड एंड इम्पोज कर ले फाइन अगर इनकेस कोई वॉयलेट करता है तो. As per the orders of National Green Tribunal, owners of vehicle that do not adhere to the speed will be penalized. अब प्रीलिम्स टेक अवे क्या है इसमें से? सबसे इम्पोर्टेंट है कि नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल क्या है, कैसे बना है, क्या उसका मैंडेट है, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है या नहीं है. काजीरंगा नेशनल पार्क मानस नेशनल पार्क यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट क्या होती है, किसने डिक्लेयर की, कैसे होती है. काजीरंगा और मानस में कौन कौन से इम्पोर्टेंट स्पीशीज़ हैं, फ्लोरा एंड फौना. इसके अलावा लोकेशन देखिए कौन कौन सी है मानस की. ओरांग, काजीरंगा, नामेरी, दिब्रू, साइखोवा और नागा हिल्स, पटकाई बम, ये इम्पोर्टेंट हिल्स है. इनके कौन कौन से मेजर पीक्स हैं. रिवर इस एरिया के अंदर कौन से हैं. गारो खासी जैंतिया हिल्स. इसके अलावा दिहिंग पटकाई नेशनल पार्क. ये कुछ ऐसे नेशनल पार्क है और हिल्स हैं जो इम्पोर्टेंट है इस एरिया के, जिनको कवर करना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड कैन बी आस्क्ड इन प्रीलिम्स. So this news is about 70 elephants died in Karnataka in 2021. So Karnataka, which harbors around 6,000 elephants in wild as per the 2017 census, has lost about 70 of them due to various reasons in 2021. Causes of death क्या रहे? 15 were attributed to unnatural causes. 15 तो unnatural causes थे जिनमें से 10 अकेले electrocution से थे. One elephant in a train accident, another was shot dead. One elephant died due to injuries caused by the snares, और the cause of death was not ascertained in one case. इस तरह से 15 डेथ तो unnatural थे. The remaining were classified as death due to natural causes, जो कि natural है. Mortality rate अगर देखें तो mortality rates of elephants in the state that have been uploaded by the Forest Department. While the death due to natural causes are not reckoned to be worrying given the elephant population range in the state, the deaths due to electrocution alone underline the prevailing human-elephant conflict in the state. The elephants were not targeted because the illegally powered fences installed by the farmers were meant to prevent wild boars, though elephants do die in the process. जो लोकेशन है मेनली फाउंड इन द साउदर्न पार्ट्स फॉर एलिफेंट, चाहे वो बांदीपुर नेशनल पार्क हो, नागरहोल नेशनल पार्क हो जहाँ पे कॉफ़ी एंड टी कल्टीवेशन काफ़ी ज़्यादा होती है, एलिफेंट रेंज हो स्पेसिफिकली. जो 98% एलिफेंट की पॉपुलेशन है वो इस एरिया में ही पाई जाती है.
अगर जो डार्क ग्रीन कलर देखे इस इमेज में, उसमें ज़्यादातर एलिफेंट का डिस्ट्रीब्यूशन है, जिसमें से लाइट ग्रीन कल्टीवेशन शो करता है और ग्रे कलर फॉरेस्ट जो बिना एलिफेंट्स के, जहाँ पे एलिफेंट्स नहीं मिलते हैं, और कुछ वाटर बॉडीज। सो मेजरली जो डार्क ग्रीन कलर है वहीं पे पूरा का पूरा एलिफेंट्स का मिलना होता है, जिसमें बनेर घाटा नेशनल पार्क भी है, बांदीपुर नेशनल पार्क भी है, तलावाड़ी कॉरिडोर भी है, एंड नागरहोल नेशनल पार्क भी है। कर्नाटका इज़ ऑल्सो होम टू हाईएस्ट नंबर ऑफ एलिफेंट्स इन द वाइल्ड, जो कि लगभग 6000 नंबर उनका है।